हाँ तो नाइन्थ क्लास कैसे हो गई सब अच्छे होंगे आई होप। तो हमने प्रीवियस क्लास में किया था भी चैप्टर स्टार्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या कहलाती है सेल। कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्या कारण है उसका, तो वो सारी बातें हमने कर ली थी। आज उससे आगे देखते हैं कि सेल है, सेल के डिस्कवरी के बारे में कर लिया था हमने। दूसरी चीज ये कर ली थी कि भाई सेल को स्ट्रक्चरल और फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। तो फंडामेंटल भी कर लिया था हमने, स्ट्रक्चरल भी कर लिया था कि उसका कोई स्ट्रक्चर है, उसका कोई काम है, स्पेसिफिक फंक्शन करता है, करती है, इसलिए उसको ये सब चीजें बोलते हैं। उसके उसके बाद देखते हैं अभी हम कि ऑर्गेनिजम्स को हमने दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया था कोशिका के नंबर के आधार पर। कोशिका की संख्या के आधार पर दो ग्रुप कौन कौन से थे भाई। एक तो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनी सेलुलर, और दूसरा था भाई मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या बताया था कि ऐसी कोशिका, ऐसे जीव जिनमें केवल एक ही कोशिका है, जो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बने, वो जीव क्या कहलाएंगे यूनिसेलुलर। और ऐसे जीव जो एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने हुए थे, उनको क्या बोल रहे थे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ तक हमने कर लिया था भाई कि ये मान के चले कि अब तक जो पढ़ा है वो सारा चीज क्लियर है। उससे आगे देखते हैं भाई। अब कोशिका है, कोशिका के आधार पर जीवों को फिर से दो भागों में बांटते हैं। कोशिका की संरचना के आधार पर या कोशिका के कार्यों के आधार पर उसको फिर से सभी जीवों को दो भागों में बांटते हैं। तो उसके बारे में बात करते हैं। दो भाग कौन कौन से हो गए। सबसे पहले दो भागों के बारे में देखेंगे क्या क्या नाम है उनके। तो दो भाग, जीवों के दो भाग रहेंगे भाई, एक तो प्रोकैरियोट्स और दूसरे रहेंगे यूकैरियोट्स। एक प्रोकैरियोट्स और दूसरा यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या है, यूकैरियोट्स क्या है, एक बार देखते हैं। प्रोकैरियोट्स वो जीव रहेंगे भी जिनमें, या प्रोकैरियोट्स वो जीव रहेंगे जिनकी कोशिकाओं में, जिनकी कोशिकाओं में क्या है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, हैविंग फॉल्स न्यूक्लियस। फॉल्स न्यूक्लियस किस चीज को बोलते हैं, जब अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करेंगे तब बताएंगे इसके बारे में। एक बार बिल्कुल सबसे कॉमन बात इसको ध्यान में रखो भाई कि प्रोकैरियोट्स है वो किसको बोलते हैं, जिनकी कोशिकाओं के अंदर फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है। फॉल्स न्यूक्लियस किसको बोलेंगे। दूसरी कंडीशन इसमें ये रहेगी भाई, या तो फॉल्स न्यूक्लियस मिलेगा या ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट रहेगा। फॉल्स न्यूक्लियस अब्सेंट है या फॉल्स है, न्यूक्लियस या तो अब्सेंट है या फॉल्स है, तो उसको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स। दूसरा ऐसे ऑर्गेनिजम्स भाई जिनकी कोशिकाओं के अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। ट्रू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में पता होगा। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। कोशिका का सबसे जो महत्वपूर्ण कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेली है, उसको क्या बोलते हैं अभी न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में डाटा ट्रांसफर होगा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कौन रखता है, न्यूक्लियस। डीएनए आरएनए के बारे में सुना होगा, जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या लेके जाते हैं भाई, सारी इंफॉर्मेशन, सारे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाएंगे। तो वो सारी चीजें कहाँ पे स्टोर रहती हैं भाई, न्यूक्लियस में। किस फॉर्म में, जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में। जेनेटिक मटेरियल के बारे में अगर कोई पूछता है जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो उसके बारे में बताएंगे हम डीएनए और आरएनए। डीएनए क्या होगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या होगा, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें इतनी बात क्लियर है भाई। अब देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल होती क्या है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होंगी और कैसे उनको डिफाइन करेंगे, क्या क्या फीचर होंगे। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ने से पहले एक बार फिर से जीवों को दो भागों में बांटेंगे भाई, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट से अलग। तो वो होंगे भाई सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे भाई, इसके नाम से ही पता चल रहा है देखो। एक तो हो गए सबसे पहले तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेलुलर
ऑर्गेनिजम्स। नॉन का मतलब क्या होता है भाई? नॉन नहीं, नेगेटिव, नेगेटिविटी है इसमें। सेलुलर किस वर्ड से बने हैं? सेल। तो ऐसे जीव जिनमें जो बिना कोशिका के हैं, बिना कोशिका के जीव कौन से होते हैं भाई? जब चैप्टर स्टार्ट किया या थोड़ी देर पहले तो हम बात कर रहे थे कि जो जीव या ऐसे जीव, पृथ्वी पर जितने भी जीव पाए जाते हैं सभी में क्या चीज पाई जाएगी? लाइफ की जो, लाइफ का जो बेस है वो क्या है? सेल। अब बात कर रहे हैं हम नॉन सेलुलर की, ऐसे जीव जिनमें कोशिका नहीं है। तो इसमें लिख देता हूं एक बार फिर समझेंगे। विदाउट सेल, organisms without cell are called non cellular organisms। तो अब ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये बात कहां से आ गई कि ऐसे जीव जो, जिनमें कोशिका ही नहीं है। पहले तो बात की थी हमने कि कोशिका जीवन का आधार है, कोई भी जीवित वस्तु देखेंगे तो उसमें कोशिका होना जरूरी है। तो अब इसमें ये देखते हैं भी कि नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या हैं। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता दिया एक तो, कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें कोशिका नहीं पाई जाएगी। कोशिका भी कैसी भाई? जो एक कोशिका की मेन फीचर्स हैं, या कोशिका का जैसा आकार होना चाहिए, जैसी संरचना होनी चाहिए, वैसी कोशिका नहीं रहेगी बीच में। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाया जाएगा? या तो डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल की फॉर्म में, या आरएनए पाया जाएगा, या दोनों पाए जाएंगे। तो इसमें जो कोशिका के एक बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जो पिछली क्लास में पढ़ के आए हैं हम, कोशिका की तीन मुख्य चीजें क्या होती है भाई? सबसे मेन तो हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में अभी बताया था जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सूचनाओं को ट्रांसफर करता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी बीच में साइटोप्लाज्म, जो कोशिका के अंदर दरवे भरा रहता है। उस दरवे के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिकांग है, वो पड़े रहते हैं या तैरते रहते हैं। जो सारी एक्टिविटीज, जो प्रोटीन बनाना है, एटीपी का निर्माण करना है, ऊर्जा का निर्माण करना है, सारा काम वही करते हैं। तो सेल ऑर्गेनेल्स रहेंगी पहली इंपॉर्टेंट चीज, न्यूक्लियस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज साइटोप्लाज्म। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी भी सेल मेम्ब्रेन। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज का नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को ही क्या बोलते हैं अभी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा भी बोलते हैं। तो इसमें ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट हो गई भी, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें आप देखते हैं नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से रहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्लाज्मा, या दूसरा नाम क्या ले रहे थे इसका? साइटोप्लाज्म। प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म एब्सेंट रहेगा। और दूसरी चीज कौन सी एब्सेंट रहेगी इसमें? प्लाज्मा। देखो अभी बात करते हैं हम मेम्ब्रेन। अब बात करेंगे भी, ये बात आगे चल के अच्छे से डिस्कस करेंगे हम कि सेल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो इसमें ये देखते हैं अभी कि जो मेन तीन चीजें बताई हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इनके बारे में देखो भाई। सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? आगे आएगा। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? हमारे घर की बाउंड्री है या हमारे स्कूल की बाउंड्री है, तो बाउंड्री का क्या काम है? एक तरीके से ये भी बाउंड्री होगी, हमारे स्कूल की बाउंड्री होगी, ये कोशिका की बाउंड्री होगी। तो बाउंड्री किसी भी चीज की किस चीज को दिखाती है? उसकी हद को, कि उसके अंदर की जो चीज है वो बाहर ना जाए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम है भाई? कि जो कोशिका के अंदर या इसके अंदर, कोशिका के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो बाहर ना जा सके। बाहर कौन सी चीजें बाहर ना जा सके भाई? जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेके चलें, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, वो बाहर ना जाए। क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो कोशिका बोल नहीं सकते हम। जब तक एक कोशिका की पूरी संरचना कंप्लीट नहीं होगी तब तक उसको कोशिका नहीं बोलेंगे। तो देखो, सबसे पहला तो अगर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो क्या चीज नहीं रुकेगी भाई?
उसके अंदर एक लिक्विड भरा भरा हुआ है, एक फ्लूइड भरा हुआ है, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म। तो वो बाहर चला जाएगा। वो बाहर चला जाएगा तो जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे भी बाहर चले जाएंगे। तो कुल मिला के क्या बोल सकते हैं अभी, वो कोशिका नहीं रहेगी, उसको कोशिका नहीं बोल सकते हम। तो कोशिका नहीं बोलेंगे उसको। तो इस तरीके के जीव भी, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होंगे भी, ऐसे जीव जिनमें ना तो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा और ना उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी। प्लाज्मा या साइटोप्लाज्म और दूसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये दोनों ही अब्सेंट रहेंगे। ये दोनों चीजें जिन जीवों में एब्सेंट रहेंगी या जिन कोशिकाओं में एब्सेंट रहेंगी, उनको क्या बोलेंगे भी हम, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये बात समझ में आ गई। नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे होंगे भी, बिना कोशिका के जीव। तो बिना कोशिका के जीव कौन से हो गए, जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दोनों चीजें एब्सेंट है, वो क्या कहलाएंगे, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब देखते हैं भी, तो उन जीवों में पाया क्या जाएगा फिर, तीसरी चीज बच गई, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज होती है भी, डीएनए और आरएनए। तो ऐसे जीव जिनमें सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है, वो जीव क्या कहलाएंगे, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें आ जाएंगे भी नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें आ जाएंगे वायरस। वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग, वायरस लिविंग होते हैं या नॉन लिविंग, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। उसमें आधे कैरेक्टर लिविंग के पाए जाएंगे, आधे कैरेक्टर नॉन लिविंग के पाए जाएंगे। किस तरीके से पाए जाएंगे, देखो भी, वायरस है जब तक किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर है, आउटसाइड द बॉडी, कोई भी जीव ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहेगा तो वो कैसा माना जाएगा, डेड या नॉन लिविंग। नॉन लिविंग के कैरेक्टर शो करेगा। और जैसे ही इनसाइड बॉडी चला जाएगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला जाएगा, तो वो कैसे कैरेक्टर शो करेगा भी, लिविंग के। तो दोनों तरीके के गुण हो गए इसमें। और किस कैटेगरी में आएगा भैया, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिनमें कोशिका है वो कंप्लीट कोशिका नहीं पाई जाती है, ट्रू जो सेल है वो एब्सेंट रहेगी। ऐसे जीव क्या कहलाएंगे भी, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। क्लियर है ये बात। वायरस का एग्जांपल देना है इसमें कि जब तक बॉडी के बाहर रहेगा, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर रहेगा तो नॉन लिविंग रहेगा। दूसरा, जब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चला जाएगा तो क्या करेगा, लिविंग हो जाएगा, अपना नंबर बढ़ाना शुरू कर देगा, अपनी ग्रोथ है वो उसकी शुरू हो जाएगी। जब तक बाहर रहेगा तब तक डेड है बिल्कुल। तो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में एक बात और देख लेते हैं अभी। एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड सेलुलर ऑर्गेनिजम्स उनको किस चीज की जरूरत पड़ती है, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स किस चीज के लिए भी, टू शो लाइफ एक्टिविटीज। अपने अपना जो डीएनए और आरएनए है उसकी नंबर को इंक्रीज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। तो ये बात क्लियर है। जीवों को दो भागों में बांट रहे हैं हम। जितने भी पृथ्वी पे जीव पाए जाते हैं, अपने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको दो ग्रुप में बांटेंगे, एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और दूसरा सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेलुलर क्या हो गए भी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, डीएनए की फॉर्म में या आरएनए की फॉर्म में या दोनों की फॉर्म में पाया जा सकता है। दूसरा खास बात क्या रहेगी, जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर रहेंगे तब तक नॉन लिविंग है, जब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे तब लिविंग कहलाएंगे। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी है। तीसरी बात, अपनी लाइफ एक्टिविटीज को शो करने के लिए, अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए उनको किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर घुसना पड़ेगा, उनकी कोशिका के अंदर जाना पड़ेगा, तब तक वो नॉन लिविंग कहलाएंगे। एग्जाम्पल ध्यान में रखना इसका, वायरस। वायरस दो टाइप के होते हैं, आरएनए वायरस और डीएनए वायरस। इनके बारे में आगे करेंगे जब हम
डिजीज वाला चैप्टर करेंगे तो उसमें। दूसरा है भी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये बात समझ में आ गई ना, नॉन सेलुलर कौन से ऑर्गेनिज्म है भी जिनमें जो ट्रू सेल है या कोशिका के जो मुख्य फीचर हैं वो अब्सेंट रहते हैं, जो मेन कैरेक्टर्स है वो अब्सेंट रहेंगे। तो इसमें उसके बाद देखते हैं भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से कहलाएंगे। सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, सेलुलर ऑर्गेनिज्म में किस किस को लेंगे हम, तो वो देखते हैं। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में अच्छे से पता चल गया। तो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में तो हम बिल्कुल डायरेक्टली बता सकते हैं भाई, दैट कंटेन आइदर वन और मेनी सेल्स इन देयर बॉडीज। एक से ज्यादा कोशिकाएं जिनके शरीर में पाई जाएंगी वो जीव क्या कहलाएंगे भाई, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऐसे जीव थे भाई जिनमें कोशिकाएं या कोशिका ट्रू सेल थी वो अब्सेंट थी। दूसरे ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गए भी जिनमें कोशिकाएं हैं वो प्रेजेंट रहेंगी। तो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से रहेंगे भी, दोज ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव विच कंटेन वन और मोर cells in their body। ऐसे जीव जिनके शरीर में एक या एक से ज्यादा कोशिकाएं पाई जाती हैं वो क्या कहलाएंगे, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो ये बात क्लियर है भाई। इसमें एग्जांपल किसी भी चीज का ले सकते हैं भाई। अमीबा का एग्जांपल ले लिया हमने। अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसके शरीर में एक ही कोशिका पाई जाएगी, एक ही कोशिका से उसके पूरे शरीर का निर्माण हुआ है। दूसरा ले सकते हैं बीच में ह्यूमन। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे क्या कहलाएंगे, सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो जिन जीवों के शरीर में या जिन जीवों की कोशिका पूर्ण रूप से विकसित है वो सेलुलर, जिन जीवों की कोशिका पूर्ण रूप से विकसित नहीं है वो नॉन सेलुलर। अब आते हैं भाई मेन पॉइंट पे। मेन पॉइंट था हमारा जीवों को कोशिका की संरचना के आधार पर दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन कौन से हैं भाई, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से जीव होंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे हम प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोट्स को इसके नाम से ही समझ लेते हैं भाई, ताकि डेफिनेशन वगैरह जब इसकी समझने में दिक्कत ना आए। प्रो प्रो वर्ड बने भी प्री से। प्री का मतलब होता है पहले। प्रो वर्ड को किससे रिलेट करेंगे हम, प्री से। प्री वर्ड का मतलब क्या है, पहले। अब आ गया कैरियो। कैरियो का मतलब होता है भाई न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो देखो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है, इससे सिंपल कहीं पे भी नहीं मिलेगी आपको। प्रो प्रो का मतलब क्या हो गया, प्री। प्री का मतलब क्या है, पहले। कैरियो कैरियो का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब क्या है, केंद्रक। तो ऐसे जीव जिनका निर्माण केंद्रक के बनने से पहले हुआ है, या ये बोल सकते हैं कि ऐसे जीव जिनमें एक पूर्ण केंद्रक नहीं पाया जाता, या ये बोल सकते हैं भी प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच हैव या व्हिच कंटेन फॉल्स न्यूक्लियस इन देयर सेल्स। न्यूक्लियस कैसा पाया जाता है भाई, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या रहेगा, फॉल्स को बोलते हैं भाई नकली या झूठा। न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस के जैसे संरचना है, उसको क्या बोलेंगे, फॉल्स या नकली या झूठा। कि ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट है तो इसमें ये भी लिख सकते हैं ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट। तो बिल्कुल अच्छे से समझ रहे हैं अभी इस चीज को। देखो क्या है,
प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब हो गया प्री, प्री से पहले, कैरियो का मतलब हो गया न्यूक्लियस, केंद्रक। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस अब्सेंट है, कि केंद्रक के बनने से पहले, केंद्रक का निर्माण बाद में हुआ है, केंद्रक का निर्माण होने से पहले के जो जीव थे वो क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स। तो देखो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई। प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स। प्रोकैरियोट क्या होंगे भाई? किसको बोलेंगे प्रोकैरियोट्स? ऑर्गेनिजम्स को। ऑर्गेनिजम्स को बोल रहे हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको। आर दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच डू नॉट या डज नॉट कंटेन ट्रू न्यूक्लियस in their cells। कोशिकाओं में जो ट्रू न्यूक्लियस है या सच्चा केंद्रक है वो क्या रहेगा? अब्सेंट रहेगा भाई। तो इसमें ट्रू न्यूक्लियस के बारे में देखते हैं भैया कि ट्रू न्यूक्लियस होता क्या है। अब उसके बारे में देखो भाई, तीन बेसिक फीचर बताए थे कोशिका के, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और तीसरी चीज थी न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में भी दो चीजें पाई जाती हैं भाई, एक तो जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, उसके बारे में और डीप से आगे करेंगे भी। न्यूक्लियस के ऊपर क्या पाया जाता है देख लो एक बार। न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली सेल की, न्यूक्लियस के ऊपर पाया जाएगा भाई न्यूक्लियोलस, NUCLEOLUS, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के ऊपर पाए जाएंगे भी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाएंगे जीन। तो जीन है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कैरेक्टर्स को लेके जाते हैं, ये बात हमें पहले से पता है। तो न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। अब न्यूक्लियस में कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं भाई? डीएनए और आरएनए, क्रोमोसोम और जीन जिस भी चीज से मिलकर बने हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? जेनेटिक मटेरियल। तो न्यूक्लियस के बाहर, जैसे कोशिका साइटोप्लाज्म के बाहर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो वैसे ही न्यूक्लियस को जो साइटोप्लाज्म है या प्लाज्मा है उससे अलग करने के लिए एक मेम्ब्रेन पाई जाती है भी, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं या प्रोकैरियोट्स हैं, उनका फीचर क्या रहेगा भाई? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो उसमें क्या रहेगी? अब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहेगा उसमें? अब्सेंट। न्यूक्लियस अब्सेंट नहीं रहेगा भाई, क्योंकि न्यूक्लियस तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली होगी सेल की। कोशिका की सबसे महत्वपूर्ण कोशिका कौन सा है? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस ही अगर डैमेज हो गया तो डीएनए आरएनए डैमेज हो गया, तो उसकी जो आगे फर्दर डिवीजन की, सेल को डिवाइड करते हैं या सेल डिवाइड होती है, सेल डिवीजन जिसको बोलते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन ही डिलीट हो जाएगी। उसकी इंफॉर्मेशन डिलीट होगी तो सेल आगे डिवाइड नहीं कर पाएगी। तो न्यूक्लियस होना जरूरी है, लेकिन न्यूक्लियस तो है, लेकिन किस फॉर्म में है? कोशिका के अंदर कहीं पे भी क्या करेंगे भाई? जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए और आरएनए, वो धागे की फॉर्म में कहीं पे भी पड़ा रहेगा कोशिका के अंदर, बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आए समझ में? फिर से देखो एक बार। प्रोकैरियोट्स कौन से होंगे भाई ऑर्गेनिज्म? जिनकी कोशिका के अंदर फॉल्स न्यूक्लियस पाया जाता है, या क्या बोल सकते हैं हम अपने वो अपने वर्ड्स में लिखने के लिए, कि इन जीवों की कोशिकाओं में ट्रू न्यूक्लियस है वो अब्सेंट रहता है। अब्सेंट ट्रू न्यूक्लियस किसको बोलेंगे भाई? ट्रू न्यूक्लियस उस चीज को बोलेंगे भाई जिनमें न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिनमें प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? ट्रू न्यूक्लियस। तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स प्रोकैरियोट Prokaryotes are those organisms which do not contain true nucleus in their cells are called prokaryotes.
अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूं मैं, नोट कर लेना। एक बात उससे पहले ये देखो भी, हमने जीवों को दो भागों में बांटा है। दूसरा ग्रुप कौन सा था? यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के बारे में भी एक बार बता देता हूँ। ऐसे जीव जिनकी कोशिका के अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है वो क्या कहलाएंगे? यूकैरियोट्स। तो एक तो ऐसे जीव भी जो न्यूक्लियस के बनने से पहले पाए गए थे या बने थे, और एक ऐसे जो न्यूक्लियस के बनने के बाद बने हैं। तो इसमें नए जीव कौन से रहेंगे? नए जीव कौन से रहेंगे? अब देखो आजकल स्मार्टफोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो उसमें एंड्रॉइड वर्जन कौन सा यूज करते हैं? उसमें आजकल चल रहा है 10 या 11। और जो स्टार्टिंग में मोबाइल आए थे, स्टार्टिंग में स्मार्टफोन आए थे, उसमें एंड्रॉइड वर्जन कौन सा था सभी? 4 या 5। तो 4 या 5 वाले फोन नहीं होंगे या 10 या 11 वाले? 10 या 11 वाले नहीं होंगे, क्योंकि इनमें बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो 4 और 5 में नहीं थे। तो जो नई चीज आती जाएगी, इससे आगे जो चीज आएगी, इससे आगे जो एंड्रॉइड वर्जन आएगा, उसमें क्या होगा? और नए फीचर्स पाए जाएंगे जो इनमें एब्सेंट थे। तो वो बात हम लेके चलेंगे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स पे। तो एक तो ऐसे जीव हो गए जिनमें केंद्रक के ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है, और दूसरे ऐसे हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो आज के दिन तो ट्रू न्यूक्लियस सभी में पाया जाता है। हमारी कोशिकाओं के अंदर कैसा न्यूक्लियस है? ट्रू न्यूक्लियस। हम किस में आएंगे? यूकैरियोट्स में। तो देखो 4 या 5 और 10 या 11 एंड्रॉइड वर्जन। तो इसमें देखो ये तो क्या हो गए? प्रोकैरियोट्स की भाई इनकी संरचना तो पहले थी, और ये हो गए यूकैरियोट्स, ये लेटेस्ट है अभी, तो इनको लेंगे लेटेस्ट में। तो प्रोकैरियोट्स वाले क्या हो गए? पुराने। यूकैरियोट्स वाले क्या हो गए? नए। एग्जांपल के लिए देख रहे हैं हम, तो इसमें ये बोल सकते हैं भाई, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके क्या चीज करनी थी भाई हमें? एग्जांपल्स। एग्जाम्पल करते टाइम ये बात इसलिए समझाई जा रही है तुम्हें, इससे ध्यान में रहेगा तुम्हारे में कि पृथ्वी पे सबसे पहले कौन से जीव आए थे। पृथ्वी पे सबसे पहले जीव आए थे उनको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, प्रारंभिक जीव, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कहां से हुई थी भाई? लाइफ की स्टार्टिंग कहां से हुई थी? वाटर से। किस कौन से जीव बने थे स्टार्टिंग में? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, एक कोशिकीय जीव। उस चीज के बारे में आगे पढ़ेंगे हम कि जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी, पानी से जीवन पृथ्वी पे कैसे आया, फिर कैसे सरवाइव किया, फिर कैसे एक ही कोशिका से, स्टार्टिंग में एक कोशिका बनी थी भाई, उस एक कोशिका में बदलाव हो के, उसमें एक कोशिका में इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन बदलाव को बोलते हैं भाई। इवोल्यूशन होके आप जितने भी ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, हम पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, सारी चीज उसी कोशिका से बनी है। तो वो सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म थे, वो क्या कहलाएंगे भाई? प्रोकैरियोट्स। तो सबसे पहले जो जिन जीवों की संरचना हुई है वो क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स। और जो आज के दिन जो जीव देखते हैं वो किस में आ जाएंगे? यूकैरियोट्स में। डिफरेंशिएट किस चीज से करेंगे भाई? न्यूक्लियस के बेस पे, कि उनमें न्यूक्लियस ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट था, इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्या चीज मान सकते हैं उसके पीछे रीजन? कि जब ये जीव बनना शुरू हुए थे, कोई भी चीज को बनाना शुरू करेंगे तो उसमें शुरू में कोई कमी रह जाती है, फिर धीरे धीरे उस कमी को पूरा करते हैं और आगे चल के वो एडवांस्ड फीचर वाले बन जाती है। तो वो बात होगी इसमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स। तो एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे इसके? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं भाई साइंस में। साइंस में क्या, किसी भी सब्जेक्ट में अगर एग्जांपल्स हमें अच्छे से नहीं आते हैं तो उसके नंबर कटते हैं भाई। और दूसरा एग्जामिनर ये भी समझता है कि इसको एग्जांपल्स के बारे में नहीं बताया, तो इसने या तो ये चीज रट रखी है या इस चीज के बारे में इसको कंप्लीट नॉलेज नहीं है। अगर एग्जांपल्स लिखते हैं तो उसका एक्स्ट्रा इंप्रेशन रहता है। एग्जामिनर को ये पता लगेगा कि इसको इन जीवों के बारे में पता है, क्योंकि उसके उदाहरण पता है। अब बैक्टीरिया की बात करें, बैक्टीरिया कैसा होता है, क्या फीचर होते हैं उसमें?
तो एग्जामिनर ये मानेगा कि भाई इसको इसके बारे में सारी चीजें पता है कि ये सबसे पहले पृथ्वी पे आए थे, इनमें न्यूक्लियर सब्सटेंट है, किस तरीके के जीव हैं, यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर है, तो ये सारी बातें क्लियर हो जाती हैं एग्जाम्पल के। तो इसमें और आ जाएगी भी ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी इसको क्या बोलते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो देखो भाई क्या क्या चीजें हो गई हमारी ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहले हमने दो भागों में बांटा। दो भाग कौन कौन से थे भाई? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स और सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। नॉन सेलुलर कौन से थे? जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती, सिर्फ क्या पाया जाता है उसमें? केंद्रक पाया जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन दोनों अब्सेंट रहेंगे। सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से थे भाई? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें जिसकी बॉडी जिनकी सेल्स में या जिनकी बॉडी में ट्रू सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। ट्रू सेल्स कौन सी बताई थी? जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा और न्यूक्लियस तीनों चीजें प्रेजेंट हो। उसके बाद हमने फर्दर डिवाइड कर दिया बी ऑर्गेनिजम्स को दो भागों में कोशिका की संरचना के आधार पर। कोशिका के स्ट्रक्चर के आधार पर उनको दो भागों में फिर से बांट दिया। कौन कौन से भाग थे भाई? प्रोकैरियोट्स और दूसरा था यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन से जीव बताए भाई? ऐसे जीव जिनमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट है या ट्रू न्यूक्लियस उनमें है नहीं, वो जीव क्या कहलाएंगे? प्रोकैरियोट्स। एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे भाई उनके? बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। सबसे पहले के जीव जो पृथ्वी पर जब जीवन की शुरुआत हुई तो शुरू में जो जीव बने थे वो कौन से जीव हो गए भाई? प्रोकैरियोट्स। उनके बाद उनमें इवोल्यूशन हो के जो जीव बने वो क्या कहलाएंगे? यूकैरियोट्स। तो अब देखते हैं भाई हम यूकैरियोट्स के बारे में। यूकैरियोट्स के बारे में ज्यादातर बातें तो तुम्हें पता ही चल गई। यूकैरियोट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे भाई? जिनमें केंद्रक मौजूद रहेगा, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। और ट्रू न्यूक्लियस के बारे में क्या बताया था? ट्रू न्यूक्लियस किस चीज को बोलते हैं भाई? अंदर तो रहेगा जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए की फॉर्म में, और बाहर क्या रहेगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसको ट्रू न्यूक्लियस बोलते हैं। तो वो चीज जिन जीवों में प्रेजेंट रहेगी वो चीज क्या कहलाएंगे भाई? क्या कहलाएंगे? यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स के बारे में वो देख लेते हैं भाई। यूकैरियोट्स, इनके एग्जांपल। यूकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स जो आर दोज ऑर्गेनिजम्स which contain true nucleus in their cells। क्लियर है ये बात? ऐसी कोशिकाएं जिनके अंदर केंद्रक है वो अच्छे से मौजूद रहता है, या जो एक सच्चा केंद्रक है वो मौजूद रहता है। ट्रू न्यूक्लियस की क्या क्या बातें बताई थी? ट्रू न्यूक्लियस क्या होगा भी? ट्रू न्यूक्लियस ऐसा रहेगा जिसके अंदर तो डीएनए और आरएनए प्रेजेंट रहेंगे। डीएनए, आरएनए, या ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर तो जेनेटिक मटेरियल पाया जाएगा, और बाहर जेनेटिक मटेरियल के बाहर क्या चीज पाई जाएगी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्लियर है भाई ये बात? ये चीज बतानी है हमें। प्रोकैरियोट्स के बारे में कोई भी अगर पूछता है तो क्या बताएंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूकैरियोट्स, जिनमें एब्सेंट है वो प्रोकैरियोट्स। ट्रू न्यूक्लियस किस चीज को बोलेंगे? जिनमें अंदर तो रहेगा जेनेटिक मटेरियल और बाहर रहेगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहेगी। तो अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस और देख लेते हैं भाई। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इनके बारे में बता सकते हो भाई? यूकैरियोटिक सेल, तो सबसे पहला तो एग्जांपल क्या लिखते हैं भाई हम? ये प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में। ये किसमें पाया जाएगा भाई? एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में। ये किसमें पाया जाएगा? एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स में। इनकी कोशिका का साइज है
कोशिका का साइज है वो स्मॉल रहेगा, इनकी कोशिका का साइज है वो लार्ज रहेगा। ट्रू न्यूक्लियस में एब्सेंट रहेगा, ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, और इनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब इसमें अगली बात, वही बात घुमा फिरा के फिर से लिख सकते हैं। अगर ज्यादा क्वेश्चन का मार्क, ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें अगली बात क्या लिख देंगे भाई हम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, एनएम का मतलब है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसमें लिख देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। फिर अगली बात लिखनी होती है हमें, क्या लिख देते हैं भाई, एग्जांपल बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स क्या लिख देंगे भाई, ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जिसमें काऊ, बफेलो, ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स, सारे किसमें आ जाएंगे, यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। तो आज का जो टॉपिक था वो समझ में आ गया भाई, क्या क्या चीजें बताई हैं, प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स, सेलुलर और नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, तो इनके बारे में अच्छे से तैयार कर लेना है। एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स, इनके एग्जाम्पल और इनकी डेफिनेशन, इनके फीचर्स, क्या क्या फीचर्स हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं। तो अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे भी हम कि कोशिका है, सेल है, सेल के अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स पाई जाती हैं, सेल की बाउंड्री है, किस चीज की बनी होती है, वो किसी चीज को अंदर जाने की परमिशन देती है या बाहर जाने की परमिशन देती है, क्यों परमिशन देती है, किसी चीज को क्यों परमिशन नहीं देती। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में 8th क्लास में हमने पढ़ा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब क्या होता है भाई, सेमी का मतलब होता है हाफ, और परमिएबल वर्ड बना है भाई परमिशन से, तो आधे पदार्थों को तो ये अंदर बाहर जाने की परमिशन देगी, आधे पदार्थों को अंदर बाहर जाने की परमिशन नहीं देगी। तो किन पदार्थों को अंदर बाहर जाने की परमिशन देती है, किन को परमिशन नहीं देगी, ये सारी चीजें चैप्टर में करते जाएंगे। उसमें आगे फर्दर सेल डिवीजन के बारे में भी करेंगे कि कोशिका का विभाजन होता है किस तरीके से होता है, माइटोसिस से होगा, मियोसिस से होगा। तो आज के लिए इतना ही भी, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। थैंक यू।